Okay, so नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। रोहित कुमार दिस साइड, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट। और मैं आप सभी लोगों का आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार के अंदर वेलकम करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करता हूं। सो लगातार लोग यहाँ पे ज्वाइन होते जा रहे हैं आज के वेबिनार के अंदर। और बाकी आपकी टीम के अंदर भी, या आपने जिन लोगों को इनवाइट किया है, आप उनको एक बार मैसेज भी कर सकते हैं, सो दैट उनको एक रिमाइंड पहुंच जाए कि अभी मीटिंग ज्वाइन करना है, राइट। सो यू नो एसएचपीएल यानी कि सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया, स्पेशली वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग। एंड दोस्तों, एसएचपीएल जो लगातार आगे बढ़ रही है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। वो रोल प्ले करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम। और आप देखते होंगे एसएचपीएल का जो आज एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हमारी कंपनी के एंड के ट्रेनर्स हों या हमारे लीडरशिप का जो सेशन है, वो एक से बढ़ के एक होता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। और मैंने ऐसा आभास किया है कि जो लोग मंडे टू फ्राइडे डेली 8 से 9 PM की मीटिंग में खुद भी रहते हैं, और अपनी टीम के अंदर भी इस मीटिंग को रेगुलरली सिंसियरली प्रमोट करते हैं, दे आर गेटिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। सो इन द सेम वे, आज जो फेबुलस फ्राइडे का दिन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑब्वियसली इन एसएचपीएल हम सुनने वाले हैं। सो क्या आप सभी लोग आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे टाइप कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि काफी सारे लोगों के ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज आना स्टार्ट हो चुके हैं। यस, सम पीपल आर टाइपिंग लाइक आई एम ईगरली वेटिंग। दैट्स ग्रेट, फिनोमिनल। सो दोस्तों, आज का जो सेशन है, अगर हम इसको इससे 100% आउटपुट लेना है, और आज की जो बातें बताई जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें, और समझने के साथ साथ पेन डाउन करें, लिखें। तभी हम बढ़ी हुई नॉलेज और बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ कल से जब फील्ड में जाएंगे और आज की ट्रेनिंग सेशन की बातों को यूज इस्तेमाल करेंगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक बेहतर प्रभाव डाल पाएंगे, और वो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, काम भी करेगा, और आप और वो दोनों लोग जिन सपनों को लेके एसएसपीएल में आए हैं, उस सपनों को भी पूरा करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए, मैं यहाँ पर आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाहूंगा एसएचपीएल के वन ऑफ द टॉप अचीवर, एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर, मिस्टर सालू ठाकुर जी। So, Salu sir, I would request you to please continue today's session and guide us. Over to you, sir. थैंक यू रोहित सर। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच रोहित सर। आप एक अच्छे होस्ट की भूमिका निभाते हैं। डेफिनेटली जो आपने ट्रेनिंग लगाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। जो भी आपको पार्ट मिलता है आप उसमें अपना 100% देते हैं। और जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे सर्वश्री यहाँ पे इस मीटिंग में आए हुए हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ सर्वश्री फैमिली में, परिवार में। और ये हमारा परिवार तेजी से ग्रो करता जा रहा है। और जैसे कि रोहित सर बता रहे थे कि ट्रेनिंग का पार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है डार्क सेलिंग में। और रोहित सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहा है वो हमेशा ही ट्रेनिंग रहा है डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि हर तरह का आदमी इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि कोई भी आदमी कभी भी ज्वाइन कर सकता है इस इंडस्ट्री को। बट कहीं ना कहीं ये एक बुरी बात भी हो जाती है, इसका एक चैलेंज भी हो जाता है कि जब हर कोई ज्वाइन कर लेता है, अब हर कोई में तो कोई भी आ सकता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, तो जरूरी ये हो जाता है कि उनको ट्रेन करना, उनको एक ले में बांधना, उनको एक सिस्टम में बांधना। क्योंकि बिना सिस्टम के, बिना कानून के, बिना संविधान के कोई देश नहीं चल सकता, कोई रोड नहीं चल सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। इसी तरह से डार्क सेलिंग भी जो है वो बिना किसी एजुकेशन सिस्टम से, बिना किसी सेट ऑफ रूल के आगे नहीं बढ़ सकती है। और जहां तक मुझे इस इंडस्ट्री में है, 20-22 साल से मैंने जो इस इंडस्ट्री में सीखा है, मैंने सीखा है कि एजुकेशन जो है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अहम रोल निभाता है इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में। अब एजुकेशन कहाँ? एजुकेशन आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं, जैसे रोहित सर ने बताया कि मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन चलता है, ठीक है। इसी तरह से आप एजुकेशन अपनी अपलाइन से ले सकते हैं, वहां से आपको एजुकेशन मिल सकती है। प्लस एजुकेशन एक सिस्टम का होना, जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, जो आपका मेंटर मेंटर है, आप उससे एजुकेशन ले सकते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि डार्क सेलिंग में आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, किसी भी रैंक पे पहुंच जाओ, कोई भी बड़ी अचीवमेंट ले लो, अगर आप एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े नहीं हैं, प्लग इन नहीं हैं, आप अपडेटेड नहीं हैं, अपनी अपलाइन के साथ टच में नहीं हैं, अपने मेंटोर को कॉपी नहीं करते हैं, अपने मेंटोर को उससे सीखते नहीं हैं, तो आपका घड़ा भर चुका है। अब उसमें और भरने की संभावना नहीं है, सिर्फ उसमें लीकेज ही हो सकती है आपके टाइम। इसलिए जरूरी रहता है, क्योंकि ये घड़ा जो है वो कहीं ना कहीं लीक भी होता रहता है, कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं नॉलेज, आगे लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, तो जितनी तेजी से घड़ा खाली होता है, जरूरी है कि उतनी तेजी से इसको भरा भी जाए। अब भरा कब जाएगा? जब हम किसी के सामने इसको पेश करेंगे, रखेंगे, किसी को मेंटोर मानकर, किसी को टीचर मानकर, किसी को गुरु मानकर, जब उनके सामने हम बैठते हैं और उस वक्त अपना मुंह बंद और कान खुले रखते हैं, मुंह बंद और कान खुले रखते हैं, तो यकीनन हमें बहुत सी ऐसी नॉलेज, बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स मिलती हैं जो हमें इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। और मैं तो हमेशा ही एजुकेशन सिस्टम का फैन रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, कि जो बेस्ट चीज है कि यहाँ पे सिखाया जाता है, हेल्प की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को पुश करने के लिए, लोगों को सक्सेस करने के लिए। इवन लास्ट टाइम दिल्ली में हमारी एक मीटिंग हुई थी फिटसी की, और इंडियन डाक सेलिंग, ऐसे फिटसी फेडरेशन ऑफ इंडियन डाक सेलिंग एंटाइटीज की। उसमें काफी कंपनीज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बड़े फखर की बात है कि उस इवेंट में हमारी सर्वाश्री में 5 हमें रिवार्ड मिले, अलग अलग कैटेगरी में। चाहे कंपनी को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, चाहे हमारे प्रोडक्ट को, चाहे हमारी अनुषा मैम को एज ए ट्रेनर, फीमेल ट्रेनर ऑफ द ईयर, और उनमें से एक मेरा भी एक रोल था, एक पार्ट, मुझे भी एक रिवार्ड दिया गया। और जब मुझे एज ए पैनलिस्ट वहाँ पे मौका मिला, बड़े मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठने का, इस इंडस्ट्री के बड़े पहुंचे हुए अचीवर्स के साथ बैठने का, स्टेज शेयर करने का, तो जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैंने वहाँ पे भी यही आंसर दिया कि बिना एजुकेशन के से ये इंडस्ट्री एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर बिना एजुकेशन के कुछ अचीव हो रहा है, वो तुक्का है, और तुक्का कभी कभी लगता है। तीर के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, तीर सही निशाने पे लगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए अभ्यास रेगुलर चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, किसी को मेंटोर बनाकर सीखना पड़ेगा। चाहे आपके साथ द्रोणाचार्य है जो आपके साथ लगातार खड़ा है, चाहे आप एकलव्य बनकर किसी दूर से द्रोणाचार्य को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप अर्जुन बनिए या एकलव्य बनिए, सीखना आपको हर हाल में पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सीखने की दिक्कत ये भी है कि आजकल बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपनी नॉलेज बड़े अच्छे से तरीके से देते हैं यूट्यूब्स के माध्यम से, और हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं। तो मैंने उस स्टेज से भी ये कहा था कि सीखना ये जरूरी है, एजुकेशन ये भी जरूरी है कि क्या सीखना है, क्या करना है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर हैं वो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए कुछ भी बेच जाते हैं। कभी वो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं आपको बहुत जल्दी अमीर बनाने के, पहले थे कि वो नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देते थे। बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर और मोटिवेटर रहे हैं, उन्होंने जहां भी गए स्टेज पे अपना जलवा बिखेरा, इवन मैंने भी उनको सुना। बट आगे जाकर वो खुद कंफ्यूज हो गए। अब एक ट्रेनर को मान लीजिए, मैं स्टेज पे उसको मैं फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, वो नेटवर्किंग ऊपर बहुत अच्छा बोलता था, आगे जाकर वो शेयर मार्केट पे बोलना शुरू हो गया, उसके आगे जाके वो रियल एस्टेट बेचना शुरू हो गया, उसके आगे जाके वो स्टॉक बेचना शुरू हो गया, वो इंश्योरेंस बेचना शुरू हो गया, वो क्रिप्टो बेचना शुरू हो गया, वो कॉइन बेचना शुरू हो गया। तो वो खुद अपने जो फोकस था वो हिल गया उससे। अब मुझे समझ में वहां पे ये नहीं आ रहा था कि कल ये आदमी रियल एस्टेट प्रमोट कर रहा था, परसों नेटवर्किंग कर रहा था, उस दिन क्रिप्टो कर रहा था, उस दिन ये कर रहा था, क्या करें इसका। तो ये समझ आया
कि आप एजुकेशन लीजिए, अच्छी एजुकेशन कहाँ से भी मिले, पर किसको नहीं ज्ञान लेना है वो भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो भी कंफ्यूज ही करेगा। तो इसलिए जब भी आप एजुकेशन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो आप उसी लाइन में रहिए जिसमें आप हैं, ताकि आपका फोकस रहे। होता क्या है, लीडर इंटरेस्ट प्रेजेंट कहीं है, इंटरेस्ट कहीं है उसका। तो जब ये कन्फ्लिक्शन रहती है ना कि आप प्रेजेंट यहाँ पे है, मतलब प्यार यहाँ पे है, हाजिरी कहीं और लगा रहा है, कमिटेड कहीं और है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। आपका पूरा फोकस एक जगह पे रहना चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, जो आपके उस फोकस को और बड़ा और क्लियर कर सके, ना कि कंफ्यूज कर सके। तो इसलिए जैसे रोहित सर कह रहे थे कि हमारी मंडे से सैटरडे तक लगातार कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम चलता है, जिसमें कभी बीओपी, कभी प्रोडक्ट की नॉलेज, और हर फ्राइडे को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ऐसी ट्रेनिंग अटेंड जरूर करनी चाहिए, बजाय जो ट्रेनिंग आपको कंफ्यूज करने की बजाय आपके फोकस को और बड़ा करें, आपके फोकस को और क्लियर करें, ताकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन की मुश्किलों को वो बताकर आपको जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। और मैं शालू ठाकुर, आप अगेन आप सबका स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग में आने के लिए, इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए। अगर आप इस वेबिनार में हैं तो कहीं ना कहीं आप का इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का, आप कमिटेड है, आप फोकस्ड हैं, आप बहुत मतलब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी टीम भी बैठी है, दैट मीन्स कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी है कि आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। आज मेरा रोल है यहाँ पे, हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे मेरा रोल है कुछ चीजें शेयर करने का आपसे। एक पीपीटी मैंने बनाई है आपके लिए कि 2025 में डार्क सेलिंग में कौन से ट्रेंड्स फॉलो करने जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चलने जा रहे हैं डार्क सेलिंग में, या 2025 में हम आ चुके हैं, तो डार्क सेलिंग किस तरफ जाएगी, या क्या क्या चीजें आपको डार्क सेलिंग में और ऐड करनी पड़ेंगी या चेंज करनी पड़ेगी, जिससे आपको सफलता आसानी से और तेजी से मिल सके। तो एक छोटी सी पीपीटी है, 13-14 स्लाइड है, बड़ी अच्छी रहेगी, इंटरेस्टिंग भी है। आप हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और बात वही हम दोहराते हैं कि जैसे रोहित सर ने कहा कि ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि मैंने ये पेज में भी, पता नहीं आज मेरी और रोहित सर की बात कैसे मिल गई, मैंने तो अपने उस ट्रेनिंग सेशन के उस एक पेज भी स्पेशल इस पे बनाया था कि फोकस रहने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी ट्रेनिंग का जरूर हिस्सा रहें, जो आपको नेटवर्किंग में आगे लेकर जाए। बिग नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंड्स ऑफ 2025, 2025 के डार्क सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या रहने वाले हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। वो ट्रेंड्स जो होंगे वो आपको और जल्दी कामयाबी दिलाने में मदद करेंगे। मेरे इस ट्रेनिंग का ये मतलब है कि क्या चलने वाला है डार्क सेलिंग में, और आप किसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिल सके। आज मुझे भी इस इंडस्ट्री में 20-22 साल हो चुके हैं। बहुत से बदलाव मैंने इस इंडस्ट्री में देखे हैं, बहुत से बदलावों से इंडस्ट्री निकल कर आज बड़ी प्योर फॉर्म में पहुंची है, और बहुत से फेस हमें चेंज किए हैं। इस इंडस्ट्री ने बहुत से फेसेस से निकल के आई है, बहुत से चैलेंजेस इस इंडस्ट्री ने फेस किए हैं। 2005-6 में अलग तरह के चैलेंजेस थे उस समय, और अलग तरह के लोग मिलते थे। 2009-10 में अलग तरह के चैलेंजेस हुए, 12-13 का दौर आया, 15-16 का आया, कोरोना का आया, आज 2025 में हम बैठे हैं, जहां पे डार्क सेलिंग अपने आप में एक अंगड़ाई ले रही है, और लोग जो हैं वो थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा तेज चाहते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके साथ रहकर आपको हेल्प मिलेगी अपने नेटवर्किंग के औजारों को और तेज करने का, अपने वर्किंग स्टाइल को थोड़ा और इम्प्रूव करने का, अपनी टेक्निक्स में कुछ चीजें ऐड करके, ताकि आप जल्दी और बेहतर रिजल्ट पा सके, एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ की तरह एक चैंपियन बन सके, एक विनर बन सके 2025 में। जी हाँ, नो मोर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये मैं बताना चाहूँ कि इंटरनेट के आने के माध्यम से, सोशल मीडिया के कारण, और जो छोटे छोटे वीडियोस चल रहे हैं आजकल, जो इन्फ्लुएंसर आजकल रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसके कारण आज कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रही है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। पहले क्या था, पहले इंडस्ट्री जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहती थी, तहसील तक सीमित रहती थी, स्टेट तक, या 2 स्टेट 3 स्टेट तक।
यहाँ का बंदा साउथ को टच नहीं कर पाता था, साउथ का नॉर्थ को टच नहीं कर पाता था। यहाँ का बंदा बांग्लादेश को टच नहीं कर पाता था, यहाँ का अमेरिका को टच नहीं कर पाता था, यहाँ यूरोप को टच नहीं कर पाता था। आज सोशल मीडिया आने की वजह से, इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की वजह से, और बहुत ज्यादा बिजनेस जो है इंटरनेट पे जाने की वजह से, आज कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रही हैं। आज बिजनेस बड़ी तेजी से ग्लोबली प्रमोट हो रहे हैं। तो इसलिए आप ये भी फोकस रखिए कि अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि जब भी मौका मिले आपको अपनी कंपनी में, जब भी आपकी कंपनी ग्लोबलाइज होने का सोचे, जब भी आपकी कंपनी इंटरनेशनल जाने का सोचे, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार हों। हालांकि बीइंग एन इंडियन, हम आज दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा यूजर बेस हमारे यहाँ पे है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस हमारे इंडिया में है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में है। पूरे दुनिया, दूसरे दुनिया भी इधर देख रही है, हर दूसरी कंपनी इधर लॉन्च हो रही है इंडिया में। तो जब हम खुद इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो ये भी जरूरी है कि हम यहाँ बैठ के दूसरों की तरफ ही नजर रखें। एक बार यहाँ पैर पसारने के बाद हम ग्लोबली भी तैयारी कर सकते हैं। तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ना होने की वजह से ये काम करना आज और भी आसान हो चुका है। तो इसलिए अपने आप को इस बात के भी प्रिपेयर कीजिए कि आपको कल को मौका मिले तो आप ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सको अपनी कंपनी को, अपनी एसोसिएशन को, अपने बिजनेस को। सोशल मीडिया एक सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल टूल, जी हाँ। आज जो चीज सोशल मीडिया पे है वो जल्दी हाइप क्रिएट करती है, जल्दी वायरल होती है। जहां महाकुंभ में एक मोनालिसा सिर्फ अपनी आंखों की वजह से पूरे इंडिया में छा जाती है, जहां पे एक लड़की आंख मारती है किसी फिल्म की, वो पूरे वायरल हो जाती है पूरे इंडिया में। जहां पे एक बच्चा बोरवेल में गिरता है तो पूरा इंडिया उसको शाम को न्यूज में देख रहा होता है। यहाँ पे न्यूज जो है आज सेकंडों में पूरे दुनिया में फैल जाती है। तो ऐसे में एक छोटे छोटे वीडियो जो है कई ऐसे चीजों को उभार के रख देते हैं जिनको लोग पता नहीं था। मैं रानू मंडल हो चाहे, जो एक सिंगर, एक बैगर थी, भिखारी थी, रेलवे स्टेशन पे भीख मांगती थी, उसकी एक आवाज, एक गाया गाना इतना वायरल हो गया कि पूरा इंडिया उसको जानता है। चाहे काचा बादाम हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो। तो सोशल मीडिया एक जरिया बना। पहले भी ऐसी कलाकारी मौजूद थी, पहले भी ऐसा टैलेंट मौजूद था, पर लोगों को पता नहीं चलता था। आज लोगों को घर बैठे पता चलता है कि मनाली में बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। आज लोगों को पता चलता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है। आज पता चलता है बिहार में बाढ़ आ गई है। तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार आई है, आती ये सब चीजें पहले भी थी। तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इंटरनेट इतना स्पीड से नहीं था। हमें अपने यहाँ बैठ के सिर्फ अपनी ही न्यूज मिलती थी आसपास की। लेकिन आज सोशल मीडिया ने ये पॉसिबल किया है कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी एरिया को प्रमोट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक सिग्निफिकेंट हमारे लिए टूल है, बट इसके जहां फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। आप अपनी स्क्रीन टाइम सोशल मीडिया पे रहिए, अपनी अचीवमेंट वहां शेयर कीजिए, अपनी सक्सेस वहां शेयर कीजिए, जरूर डेफिनेटली अपने बिजनेस को वहां शेयर कीजिए, बट अवॉइड शेयरिंग योर प्रेजेंट लोकेशन। कोशिश कीजिए कि अपनी प्रेजेंट लोकेशन ना शेयर करें। कोशिश कीजिए आपका स्क्रीन टाइम कम हो। एक टाइम सेट कर लीजिए कि आपने इतना टाइम सुबह या शाम को सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है। ऐसा ना हो कि सुबह उठते सबसे पहले आपके हाथ में फोन हो और आप इंस्टाग्राम पे हो, ये लत लग जाएगी तो ये बहुत खराब है। तो आप वहां सोशल मीडिया पे जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस मार्केट करने के लिए। लेकिन पता चले आप खुद एक प्रोडक्ट बन के रह गए। जो चीज कहा जाता है ना, क्योंकि आज फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जो चीज, अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट फिर आप खुद हैं। इसका मतलब है कि आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं ऐसी कंपनीज की। तो सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। यूज हो, मिस यूज मत हो जाना है सोशल मीडिया के हाथों की, आपको लत लग जाए, बिना रील्स देखे, बिना म्यूजिक देखे, बिना हीरोइंस को देखे आपका टाइम ही पास ना हो। आपको अपने लीडर्स, अपने पेरेंट्स, अपने कलीग, अपनी फैमिली के साथ बैठने का भी समय ना रहे। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पावरफुल टूल है, लेकिन इसका यूज लिमिटाइज कीजिएगा। यंगस्टर विल रूल द इंडस्ट्री डेफिनेटली। यंगस्टर जो हैं एक इस इंडस्ट्री को लीड करने वाले हैं। अब वो जमाना गया कि को लोग कह सकते हैं कि मुझे 20 साल हो गए या 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। नहीं, आज जो यंगस्टर आ रहे हैं
वो ज्यादा इंथुजियाज्म से आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनका अग्रेशन अलग तरह का है, उनकी अप्रोच अलग तरह की है, और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अपनी टेक्निक की वजह से। तो हम जैसे लीडर्स को भी यंगस्टर को सीखना पड़े, हमें भी यंगस्टर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में यंगस्टर ही इस इंडस्ट्री को रूल करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा अब कि डायमंड आप 45 साल में बनते थे पुरानी कंपनियों में, कि 45 ईयर्स में डायमंड बना और 45 ईयर्स में मैंने मर्सिडीज ली। नहीं, आज 20 साल में भी मर्सिडीज आएंगी, 20 साल में भी ऑडी आएंगी, 22 साल में भी लोग जैगुआर लेंगे। ये डेफिनेटली होने वाला है विद द पावर ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया और बाउंड्रीज ना होने की वजह से। क्योंकि अभी क्या था, पहले हम जब थे इस इंडस्ट्री में, हमारे आसपास सक्सेसफुल पर्सन बहुत कम थे इस इंडस्ट्री से। ज्यादा लोग जॉब क्लास थे, बिजनेस थे, इस इंडस्ट्री में बहुत कम थे। आज हर गांव हर कूचे में किसी ना किसी ने इस इंडस्ट्री से कार ले रखी है। आज हर डिस्ट्रिक्ट हर शहर में कोई ना कोई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू अचीवर बैठा है डार्क सेलिंग से। तो लोगों के पास एग्जाम्पल हैं आज, लोगों ने देखा है कि ये भी एक कैरियर है, लोगों ने उनकी सक्सेस देखी है। तो इसलिए लोग जो है वो जल्दी, आज यंगस्टर 40 साल की जॉब में जाना पसंद नहीं करेगा। वो कहता है मुझे 4-5 साल आप लगातार मेहनत करा दो, और मुझे 4-5 साल में मर्सिडीज चाहिए, मुझे फॉरेन टूर चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे घर चाहिए। तो यंगस्टर जो है इस इंडस्ट्री को रूल करने वाले हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में जितने यंगस्टर आ जाएं, जितने, मतलब जैसे ही आप कंपनी में बैठोगे डेफिनेटली आप वैसे बनते जाओगे। अगर आप यंगस्टर के साथ बैठोगे, देखना आप भी अपने आप को यंग फील करोगे। मेल डोमिनेंस विल नो मोर रूल द मार्केट। हाँ, ये याद रखिएगा कि अब सिर्फ जो है वो एक मेल्स जो हैं, जो खासकर जेंट्स जो हैं, वही इस इंडस्ट्री को रूल नहीं करेंगे। आज फीमेल हर मार्केट में आगे कर रही है, फीमेल हर जगह पे बढ़ती जा रही है। गर्ल्स और फीमेल जो है वो इस इंडस्ट्री में भी रूल करेंगी, क्योंकि आज उनको भी समय आ चुकी है कि हमें अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहन का, अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, हमें भी वर्किंग में कुछ उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जब वो वर्किंग की बात आती है, तो अगर वो फुल टाइम प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती हैं, जॉब बिजनेस या कुछ और, तो फिर डार्क सेलिंग क्यों नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों नहीं प्रमोट कर सकती। जबकि डार्क सेलिंग में एक बड़ा बड़ा जो सेगमेंट है वो कॉस्मेटिक का है, किचन का है, पर्सनल केयर का है, ब्यूटी का है। तो फीमेल इज, मतलब वो बिल्कुल फिट बैठती है इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में। और हेल्थ की बात को भी अगर फीमेल आगे बढ़ाती है, तो लोगों का बिलीव ज्यादा बनता है उनके ऊपर बनिस्बत मेल्स के। तो इसलिए मेल अपनी ईगो साइड पे रखिए, और जितने ज्यादा आप फीमेल को इस इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, आपकी ये इंडस्ट्री उतनी एथिकल होगी, उतनी स्ट्रांग होगी, और उतनी लॉन्ग लास्टिंग होती जाएगी। क्योंकि जब फीमेल्स आती हैं तो अपने साथ एक फेथ लेके आती हैं। जहां पे फीमेल होती हैं वहां पे उस मीटिंग का ऑरा अलग होता है, वहां पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, एक बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि वो जल्दी से अपनी डिसीजन चेंज नहीं करती हैं। तो इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए भी फीमेल्स की जरूरत है। तो मेल्स अपनी ईगो साइड पे रखिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा फीमेल को इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपके बिजनेस को चार चांद लग सके, एक स्पीड आपकी बिजनेस पकड़ सके रफ्तार। Active dark sellers grew from 6.3% from 7.4 million in फाइनेंशियल ईयर 2019 में, जहां पे 7.4 मिलियन पीपल जो थे भारत में वो एक्टिव डार्क सेलर थे। अब ये संख्या जो बढ़कर है वो 8.6 मिलियन पीपल की हो चुकी है। लगभग 85-86 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी आईटीआर डार्क सेलिंग में भरते हैं, जो डार्क सेलिंग से ही जिनके घर चलते हैं, जिनकी इनकम का मेजर रोल जो है वो डार्क सेलिंग इंडस्ट्री है। ऐसे तो 5-6 करोड़ होंगे जो डार्क सेलिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। ऐसे तो हो सकता है 20 करोड़ कस्टमर हो हमारे, लेकिन ऐसे मैं बात कर रहा हूँ जो फुल टाइमर हैं, और जिनकी आय का मेन स्रोत जो है वो डार्क सेलिंग है। उनकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, ज्यादा से लोग इसको सीरियस प्रोफेशन की तरह लेना शुरू कर चुके हैं। विद द अमेंडमेंट ऑफ लॉ आने की वजह से जो इन्फोर्समेंट हुई है, जो इसके लॉ बना है, फ्रेमवर्क हुआ है, उससे भी पॉजिटिविटी गई है। इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो देयर आर 53% ऑफ मेल एंड 47 ऑफ फीमेल डैक्सेलर्स नाउ। अभी जो है 53% जो है मेल हैं, और फीमेल भी 47% पे आई है। क्वाइट ए गुड नंबर, और ये लगातार रेशियो बढ़ती जा रही है। तो हमें इस इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हो चुका है कि उनको इंट्रोड्यूस करना। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ,
कि रेवेन्यू कितना है। 2000 जो 15-16 था वहां 10,300 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था इंडिया में, भारत में, इस इंडस्ट्री से, जो कि आज बढ़कर करीब 19,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। दैट मीन्स कि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रोइंग है, ये इंडस्ट्री लगातार स्टेज पार करते ही है। हाँ, जहां पे एक चीज जेन्युइन चलती है तो उसके साथ 10 अनजेन्युइन भी चलती हैं। जब आप धान लगाते हैं तो उसमें खरपतवार होना ही होना है, जब आप गेहूं लगाएंगे तो उसमें घास फूस होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होते हैं। जैसे धान या गेहूं का साइज बड़ा होता है तो खरपतवार अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री का साइज बढ़ता जा रहा है लगातार, अचीवर्स बढ़ते जा रहे हैं, जेन्युइन है, सही प्लेटफॉर्म है। तो जरूरी है कि इसके साथ कुछ और स्कीमें भी आएंगी, पर वो लंबी नहीं चलेंगी। तो इसलिए स्कीम, स्कैम और बिजनेस, इन तीन चीजों को आप डिफरेंशिएट लेकर चलना, करके चलना। मैं हमेशा जहां भी बैठता हूं और जहां भी बात करता हूं तो मैं इन तीन चीजों पे जरूर बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए स्कीम क्या है, स्कैम क्या है और बिजनेस क्या है। स्कीम वो छोटे बिजनेस हैं जो बना बड़ा बिजनेस बनना चाहते हैं लेकिन स्कीम बन के रह जाते हैं, कारण उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास बैकबोन नहीं है, उनके पास अच्छी प्रोफाइल नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं है, सही सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बनना ही बिजनेस चाहते थे लेकिन स्कीम बन के रह गए। एक नेटवर्कर था, कामयाब हुआ किसी कंपनी में जाके, अपनी कंपनी खोल ली, नहीं चला पाया। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अलग है, मार्केट का मुझे एक्सपीरियंस है, डार्क सेलिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, 20-22 साल का है मेरे यहाँ पे, मैं कहीं भी जाऊंगा टीम खड़ी कर लूंगा। लेकिन मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। मैनेजमेंट हर एक का कप ऑफ टी नहीं है कंपनी को चलाना, तो फिर वो बिजनेस नहीं, वो स्कीम बन के रह जाता है। और दूसरा हुआ तीसरा, स्कैम। स्कैम जिसकी शुरुआत, जिसकी खोज ही इसलिए हुई है कि लोगों की जेब का पैसा कैसे अपनी जेब में आ सके। उनको देना कुछ नहीं है, उनको खाली टोपी बनानी है, इधर की टोपी उसके सर। और ऐसे बहुत से स्कैम आज की डेट में चल रहे हैं, जो कई बार तो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि गवर्नमेंट की पहुंच से उनको लगता है हम दूर चले गए, पर नहीं, कोई भी चीज गवर्नमेंट की नजर से दूर नहीं है और ना ही गवर्नमेंट की पहुंच से दूर है। अभी बहुत सी कार्रवाई हुई है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सी कार्रवाई हुई है। महाकाल ट्रेडिंग ऐप को पकड़ा गया है, बहुत सी कंपनी को, ऑक्टा एफएक्स, ऐसी बहुत सी कंपनीज को गवर्नमेंट ने बैन किया है। अभी आरबीआई ने रेड नोटिस निकाला है 13 कंपनीज को लेकर जो फॉरेक्स में डील कर रही हैं, चाहे वो ऑक्टा एफएक्स हो, चाहे वाई, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट उन पर एक्शन भी लेती है, ईडी अपना काम कर रही है। तो इसलिए स्कीम, स्कैम और बिजनेस, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि स्कीम क्या होती है, उनको कैसे पहचाना जाए, स्कैम क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, और बिजनेस क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। स्कैम वहां पे होते हैं जो जो आपको प्रॉमिस करते हैं हाई रिटर्न्स का, जो प्रॉमिस, जो बिना कुछ चीज दिए आपको कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना मंथली आएगा, आपको सप्ताह में इतना आएगा, आपको खाली कुछ नहीं करना है। तो वो ज्यादा वो स्कैम ही होते हैं जहां पे बिना कुछ सेल किए, बिना कुछ करे आपको पैसा आए, आपको डबल की गारंटी हो, आरबीआई से ज्यादा ब्याज दिखाया जाए, ये सब स्कैम होते हैं। तो आप खुद भी अवेयर होइए और अपनी टीम को भी अवेयर कीजिए। 2025 में डार्क सेलिंग हैज प्रोवाइडेड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट 85 लाख इंडियंस। जी हाँ, अब तक मैंने कहा कि 85 लाख के लगभग लोग आसपास हैं जो फुल टाइम इस करियर को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी आय का मेन जरिया डार्क सेलिंग है। इससे गुड नंबर इन इंडिया। तो 85 लाख लोग अगर फुल टाइम इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी आय का जरिया ये है मेन डार्क सेलिंग, इसका मतलब है 8.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइमर हैं, स्लो मूवर्स हैं, या इस इंडस्ट्री में भी शुरू किया है उन्होंने। तो ये डाटे धीरे धीरे और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डार्क सेलिंग प्रूव टू बी ए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम व्हेन देयर वर जॉब कट्स। जब कोरोना टाइम आया, लोगों की जॉब चलेगी, एयरलाइंस कंपनियां बंद होकर खड़ी कर देगी, होटल इंडस्ट्री बंद होगी, फूड इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, तब डार्क सेलिंग इंडस्ट्री थी जिसने बिना रुके, बिना थके काम किया है। लोगों के हर घर में वीकली कमीशन गए हैं, लोगों को घर बैठे जूम से मीटिंग्स मिलनी शुरू होगी, प्रोडक्ट कोरियर से घर पहुंच रहे हैं, वहां हमने जूम का रोल पहचाना, आज हम इसको यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को। तो जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, डार्क सेलिंग तब भी धड़ल्ले से चल रही थी, बल्कि उस दौरान, उस आपातकाल काल सिचुएशन में डार्क सेलिंग ने और ज्यादा बूम किया है।
तो जो इंडस्ट्री जब लोग ने घर से नहीं निकल पा रहे थे, लोगों का मिलना मुश्किल हो रहा था, लोग मास्क लगा के और 6 फुट दूर रह के बात करते थे, उस समय भी इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है। जबकि ये कहा जाता था कि ये इंडस्ट्री मीटिंगों पे डिपेंड है, होटलों में मीटिंग हो, मिलना हो, घर जाके मिलो, तब ये डिपेंड है। लेकिन तब भी ये इंडस्ट्री चली है जब कोई और इंडस्ट्री नहीं चल पा रही थी। तो डार्क सेलिंग डेफिनेटली जो है एक स्टेप आगे बढ़ी है और एम्पावर हुई है। थोड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से हमारी अप्रोच बढ़ी है। आज शालू ठाकुर पंजाब पठानकोट में बैठकर पूरे इंडिया में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया है, पंप किया है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ कि रोहित सर दिल्ली बैठे हैं, सरकार जी मुंबई कोलकाता बैठे हैं और पूरे इंडिया को वो संबोधन करते हैं, या गोपाल सर हों। तो इस कारण लोगों का मिलना, अप्रोच करना ज्यादा आसान हो गया है। चाहे प्रोडक्ट की नॉलेज हो वो पहुंचाना आसान हो गया है लोगों तक, चाहे लीडरशिप ट्रेनिंग हो वो डिलीवर करना आसान हो गया है। और उससे भी बेहतर सेवाएं हुई हैं कोरियर सर्विसेज। आज इंडिया में लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत इजी हो चुका है, बहुत और इम्प्रूव होता जा रहा है। बहुत सी कंपनियां इसमें आई, चाहे वो शिप रॉकेट है, चाहे वो डिलीवरी है, जिसके आने से लॉजिस्टिक हमारी सर्विस बहुत अच्छी हुई, हाईवे अच्छे हुए, जिसका जो है हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिलने शुरू हो गए। हमारे एंड यूजर को फायदा हुआ कि वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके अपने जरूरत के प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मंगवा सकता है, आगे डिलीवर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें घर बैठे मिल रही हैं, हमें घर बैठे रोजगार अवेलेबल करा रही हैं। मैं यहाँ लैपटॉप पे बैठकर अपना बिजनेस डील कर रहा हूँ, यहीं से जूम मीटिंग लगाता हूँ, प्लान शो करता हूँ, फिजिकल मीटिंग भी करते हैं ऑफ कोर्स हम। बट ये कितना इजी कर दिया, कितना आसान चीजें कर दी इस इंडस्ट्री ने। तो 2025 में ऐसी और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी जिससे आपको अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। Wellness will continue to witness increased traction riding on health conscious due to pandemic. Definitely pandemic situation आने से लोगों का सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वेलनेस के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। तो वेलनेस जो एक की प्लेयर होने जा रहा है, जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है वो एक बहुत बेहतर खिलाड़ी के रूप में उभर के आएंगे। लोग अवेयर हुए हैं हेल्थ के प्रति। इवन मैं बहुत बहुत कुछ स्टडी करता रहता हूँ, बहुत कुछ सर्च करता रहता हूँ, और जो जो मुझे लगता है मैं वो प्रोडक्ट्स मंगवाता रहता हूँ सर्वश्री के, उनको चेक करता रहता हूँ, उनका कैप्सूल खोल के भी टेस्ट करता हूँ, किस इंग्रेडिएंट का क्या टेस्ट होता है, कैसे है, क्या रिजल्ट मिला है। तो मैं उनको खुद यूज करता हूँ, जिससे क्या होता है मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद मिलती है, लोगों को बताने में मदद मिलती है, उनको कॉन्फिडेंस दे पाता हूँ मैं। आज बहुत से प्रोडक्ट, कम से कम मेरे पास 4 या 5 डिब्बियां इस समय सर्वाशी की खुली पड़ी हैं, जिसमें मैं कुरकुमिन यूज करता हूँ, मैं ओमेगा यूज करता हूँ, मैं इनका लाइफ प्लस यूज करता हूँ। ये 3 चीजें मैं यूज करता हूँ डेली बेस के ऊपर। मेरी वाइफ अलग यूज कर रही है, लाइफ प्लस यूज करती है वो। एस्पल्स हमारे घर में यूज हो रहा है, बेटी जो मेरी है वो कैंडीज यूज कर रही है, गमी यूज करती है वो। ठीक है, हमारे एक वो डब्बी मेरे सामने पड़ी है इस समय, वो बायोटीन की है, वो खुली पड़ी है। तो ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा लिक्विड सर्फ डिटर्जेंट, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब तो यूज हो ही रहे हैं। और वेलनेस जो पहले नहीं था, हमने अपनी लाइफ में ऐड किया है अभी। क्यों? क्योंकि हमने स्वस्थ रहना है, हमने बहुत कुछ अचीव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं हम ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें, तो वो तभी कर पाएंगे जब आप हेल्दी हैं, जब आप फिट हैं, तो ही आप खुशी मना पाएंगे। तो वेलनेस जो है वो इसको लीड करने वाला है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लीड प्रोडक्ट्स विल रूल द मार्केट। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो रूल करेंगे। नई नई इनोवेशन, अभी हम कोलकाता गए थे, हम 4 5 दिन कोलकाता थे, तो सर ने बहुत अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट बताए। मैं आपको अभी वो एक्साइटमेंट शेयर नहीं करने जा रहा हूँ। एक टॉफी खिलाई हमें, जो मतलब चॉकलेट टॉफी नहीं होती, ऐसी ऐसी टॉफी थी। लेकिन जब मैंने कहा सर ये जो टॉफी है नॉर्मल जैसे चॉकलेट खाते हैं आप, कोई भी कॉल चॉकलेट वाली, तो वो कैंडी थी। तो जब हमने एल्पेन लीबल टाइप की है, तो एल्पेन लीबल टाइप में टॉफी है सर। तो जब सर ने उसका इतना बड़ा हमें किट दिखाई और उस टॉफी में जो बेनिफिट थे वो लिखे हुए थे, ओहो, पढ़ के मजा आ गया। सर ने एक लॉकर नुमा चीज हमें बताई, जो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल थी। मैग्नेट थी वो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो ऐसे कई प्रोडक्ट सर के पास आते रहते हैं। सर पहले उनको यूज करते हैं, खुद के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर उनको ट्रायल के लिए देते हैं।
और जिसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जो क्लिनिकल ट्रायल में सही रहते हैं, जिनके रिजल्ट आते हैं, फिर उनको हम लॉन्च करते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेशन की वजह से आज नए नए प्रोडक्ट्स इंडियन और फॉरेन के हम इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं। चाहे हमारा मैग्नेटिक गद्दा हो, चाहे अभी हमने जो लॉन्च किया है क्लोरोफिल है, ये सारी क्या है, ये कहीं ना कहीं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आने से, कहीं इनोवेशन से ये चीजें पॉसिबल हुई है कि आप हमको डिलीवर कर पा रहे हैं जूस, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में। तो आने वाले टाइम में आप और चीजें ऐसी देखेंगे। ये कुछ वर्ल्ड वाइड डाटा है डॉग सेलिंग के, कि आज जो है डॉग सेलिंग किस किस एरिया में ग्रो कर रही है, हेल्थ और वेलनेस कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहा है देखिएगा। तो एक बड़ा केक का हिस्सा जो है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर है। और कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, सेल का हिस्सा है। हाउस होल्ड गुड एंड अदर्स। तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी में हेल्थ, वेलनेस, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक है, तो इसका मतलब है आप 70-75% एरिया जो है मार्केट का वो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाश्री में अलग अलग कैटेगरी में जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, दैट मीन्स हम लगभग 90-95% मार्केट कैप्चर कर सकते हैं बीइंग ए सर्वाशियन। क्योंकि हर जरूरत का यहाँ पे सामान है हमारे पास, किचन केयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनिमल, बेबी केयर, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसका मतलब है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, 2025 में अगर आप लीड करने की सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री का राजा बनना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में लीड करना चाहता हूँ, तो बिना स्ट्रॉन्ग और एथिकल एजुकेशन सिस्टम से पॉसिबल नहीं। तो यहाँ भी मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड एथिकल एजुकेशन सिस्टम विल इंक्रीज द सक्सेस रेशो। लोग आते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लोग आते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, लोग आते हैं, लोग घर बैठ जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री में शुरू से चला आ रहा है और चला ही रहेगा। लेकिन हम इसकी रेशो कम कर रहे हैं, कर सकते हैं। हम डेड रेशो कम कर सकते हैं, हम अनसेटिस्फाइड लोगों की रेशो कम कर सकते हैं, हम अनसक्सेसफुल लोगों की रेशो कम कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब एक सही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करते हैं। चाहे वो आपके द्वारा हो, चाहे किसी आपके सीनियर के द्वारा हो, चाहे वो कोई किसी मेंटोर के द्वारा हो। एजुकेशन सिस्टम का मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है नाम से। एजुकेशन सिस्टम का मेरा मतलब नाम से नहीं है। टाइगर टीम, सफायर टीम, ये टीम, वो टीम, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये खाली स्टिकर हैं, ये खाली नाम दिए हैं बस अपनी ईगो को शांत करने के लिए, कि मैं लायन टीम से हूं, मैं टाइगर टीम से। एजुकेशन सिस्टम का मतलब है सही ट्रेनिंग, सही काउंसलिंग, सही नॉलेज, सही डिलीवरी लोगों तक। और वो वही कर सकता है जो इस इंडस्ट्री में कामयाब है, एक अरसे से है, और वो कई बार गिर के उठा है। तभी पॉसिबल है कि उसकी नॉलेज सही होगी इस इंडस्ट्री के प्रति। किसी का तुक्का लगा है तो वो डिलीवरी नहीं दे सकता। किसी ने ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड नहीं किया है, किसी को रातों रात सफलता मिली है, तो वो कभी नहीं बता सकता। और जरूरी नहीं सही स्पीकर सही नॉलेज दे, जरूरी नहीं सही मोटिवेटर सही नॉलेज दे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, स्टेज पे जाते थे फाड़ देते थे, मतलब इतनी पॉजिटिविटी भर देते लोगों में, इतना इग्नाइट कर देते थे माहौल, इतना गर्म कर देते थे। लेकिन स्टेज से उतरते ही वो लोग सबसे बड़े नेगेटिव होते थे। पर्सनल लाइफ में सबसे नेगेटिव वो लोग होते थे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, एज ए नेटवर्कर वो सफल नहीं है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वो सफल नहीं है, एज ए लीडर वो सफल नहीं है, लेकिन एज ए स्पीकर वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। ऐसे बहुत से हैं। अब तो मैं तो कईयों के नाम जानता हूं, ऐसे बड़े बड़े हैं ऐसे ट्रेनर, यूट्यूबर। तो मैं उनको कॉपी करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं उन्हीं को कॉपी करने के लिए बोलूंगा जो सफल भी है, जिसने प्रूव भी किया है, जिसका रैंक भी अच्छा है, जिसकी इनकम भी अच्छी है, जो आपकी कंपनी के लिए लॉयल भी है, आपकी टीम के लिए भी लॉयल है। किसी हर आप अरे गए नत्थु खैरों को आप इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं टीम के साथ। तो इसलिए मैंने फिर से की स्टेज पे ये बोला था कि जहां पे आज ये सीखना जरूरी है कि क्या सीखना है, वहां ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं सीखना है। क्या गाइड करना ये भी बताना जरूरी है, क्या नहीं बताना ये भी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज बहुत से भ्रमित चीजें आ चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सफलता की रेस में जो हम दौड़ रहे हैं उसको भ्रमित कर देगी, हमारी जर्नी को और बड़ी कर देगी, या हमें उस दौड़ से ही हटा देगी। पता चला कि हम ऐसे मोटिवेट हो गए कि हम अपनी दौड़ से ही हट गए। और जब आप अपनी दौड़ से ही हट जाते हैं,
तो यकीन मानिएगा आपका लिए वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके लिए वापस उस रिंग में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सही एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक टॉर्च बेरर का काम करेगा, आपको रास्ता दिखाने का, एनलाइटन करने का, आपकी लीडरशिप को इंप्रूव करने का, आपके टीम के साइज को बड़ा करने का, आपकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग करने का। इसलिए सही और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम बड़ा जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफ माइंडसेट, स्किल सेट एंड स्ट्रेटेजी। जी हाँ, ऐसी ट्रेनिंग की बार बार जरूरत पड़ेगी जो हमारे लोगों का माइंड सेट कर सके। आज क्या है, मैंने शुरू में बात की, लोग फोकस नहीं। जो आजकल के यंगस्टर है ना, जिसको हम जेन जी बोल रहे हैं आज की, पहले था जनरेशन, जनरेशन चलती ना जेन जी, अभी आज की जनरेशन को बोला गया है जेन जी। तो जेन जी जो लोग हैं ना, वो फोकस नहीं है, वो एक गिग कम्युनिटी चली हुई है, कभी ये काम पकड़ लेंगे कभी वो काम पकड़ लेंगे। तो ट्रेनिंग जो है उनका फोकस बढ़ा सकती है, उनका माइंड सेट कर सकती है। आर्मी में लोग जाते हैं तो कहते हैं जहां पे हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम फेल हो जाए ना, कहते हैं आर्मी बुला लो। इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रही है। तो जिस दिन भगदड़ मची उस दिन ऑपोजिशन क्या कर रही थी, आर्मी बुलाओ जी, इसको आर्मी के हवाले कर दो जी। किसी भी देश में जब आपदा आती है तो सबसे आखिर में किसको बुलाया जाता है, आर्मी को। क्यों आर्मी को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहां की ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है, वहां का इतना ज्यादा उनको फोकस किया हुआ है, वहां पे इतना ज्यादा उनको बेसिक्स पे ध्यान दिया गया है कि वो कहीं भी जाते हैं वो यूं 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 बेसिक फॉलो करते हैं, वो बेसिक नहीं छोड़ते हैं। किसी भी आपदा, किसी भी सिचुएशन को वो मतलब फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल भी आते हैं, निकाल भी लेते हैं। जबकि आम लोगों को क्या है, वैसे तो उनका ब्रेन सही काम करा लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं, कंफ्यूज हुए नहीं। तो ट्रेनिंग ही है जो आर्मी को यूनिक बनाती है, ट्रेनिंग ही है जो उनको फोकस बनाती है, ट्रेनिंग ही है जो उनको स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि आर्मी क्या होता है, जब लड़ाई तो लग नहीं रही तो तब भी उनको बिजी रखा जाता है। कहाँ पे, डेली पीटी करवाई जाती है उनको, डेली उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, किसी ना किसी काम में उनको लगवाया जाता है। इसलिए कि उनका ब्रेन जो है वो लगातार प्रेशर झेलता रहे। जबकि जंग में जाकर उनको पीटी नहीं करनी है, उनको गोली चलानी है। लेकिन अगर आपका ब्रेन और आपका शरीर बिजी नहीं रहेगा, लगातार काम करने की हालत में रहेगा, तो जंग लगेगी ना तो आप बोलो ठहरो मुझे प्रैक्टिस करने दो। तो इसलिए आर्मी को हमेशा स्टैंड बाय मोड पे रखा जाता है, रेडी रखा जाता है, बिजी रखा जाता है, एंटरटेन रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको, ताकि वो लगातार उस सिचुएशन में रहें कि कभी कोई दिक्कत आए तो वो लास्ट में उनको आकर ठीक कर सके। इसी तरह आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। आज हमें 2025 में अगर नेटवर्किंग को बहुत बड़ा करना है तो हमें लगातार अपनी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, काउंसलिंग देनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी, ताकि उनका माइंड जो है वो लगातार इधर काम करता रहे, फोकस रहे। ये आपके लिए भी सही है और टीम के लिए भी सही है। आप एक लीडर है जो चाहता है मैं मर्सिडीज लूं, जो चाहता है मैं घर बनाऊं, जो चाहता हूं फॉरेन टूर लूं। अब आप क्या आप चाहेंगे कि वो 6 महीने इधर काम करे, 3 महीने किसी स्कीम में, फिर 6 महीने किसी और स्कीम में, फिर आपके पास आए, चाहेंगे कभी आप? तो ये क्या होगा, ये इसका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप भी चाहेंगे कि उसका टाइम ना वेस्ट हो। तो इसलिए उसको ट्रेनिंग, उसका माइंडसेट, उसका स्किल सेट, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करना, स्ट्रेटेजी करना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं और संजीव सर और हमारे बहुत से लीडर्स के साथ मिलकर हमने ऑलरेडी बुक्स दी हैं अपनी टीम्स को, बहुत सी ट्रेनिंग मटेरियल हमने छापा है, हमने कुछ बुक्स कंपनी को प्रोवाइड की है अपनी। ठीक है, हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन बुक्स लॉन्च किए हैं। क्यों? क्योंकि टीम को टूल्स और ट्रेनिंग लगातार मिलती जाए। जिसके पास को अच्छी चीज है उसको हम लेते हैं, उसको उसको कॉपी करते हैं, प्रिंट करते हैं, लोगों तक देते हैं, ताकि लोग लगातार टच में रहें, लगातार ग्रोइंग रहें, लगातार सीखते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। तो 2025 में अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जिसको आपको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको अपनी डेली रूटीन में टीम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जितना ज्यादा आप टीम के साथ एंगेज रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, उतने आप माहिर हो जाएंगे। और जब आप माहिर हो जाएंगे तो आपको आप एक कलाकार की भूमिका निभा पाएंगे। ठीक है ना? और कहते हैं वो एक वो होता है ना, कारीगर कलाकार, ये क्या होता है? एक आदमी बोला कि सर कारीगर और कलाकार में क्या फर्क है?
मजदूर, कारीगर और कलाकार। कहता मजदूर जो है ना वो शरीर से काम लेता है। जो आदमी फिजिकल वर्क करे, जो आदमी अपने शरीर से काम ले, उसको हम मजदूर बोलते हैं। और कहता कारीगर, कहता जो आदमी अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग से काम ले, उसको हम कारीगर बोलते हैं। मजदूर की दिहाड़ी कहता 500 रुपये, और कारीगर की कहता 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। और कहता कलाकार की, कहता वो आदमी जो अपने शरीर से भी काम ले, दिमाग से भी काम ले और दिल से भी काम ले, उसको हम कलाकार बोलते हैं। मजदूर पेंटिंग बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा तो 100 रुपए की नहीं बच बिकेगी। कारीगर बनाएगा तो 1000 2000 की बिकेगी। और अगर वही पेंटिंग कलाकार बनाएगा तो उसकी कीमत करोड़ों में भी हो सकती है। तो यही फर्क है कि मजदूर सिर्फ फिजिकल लगाता है, अपना शरीर लगाता है, कारीगर शरीर और दिमाग लगाता है, और कलाकार शरीर, दिमाग और दिल, तीनों चीजें लगाता है। तो इस इंडस्ट्री में आप खाली मजदूर मत बनिए, आप इस इंडस्ट्री में कारीगर भी मत बनिए, आप इस इंडस्ट्री में कलाकार बनिए। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा रुतबा चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कलाकार बनिए। और कलाकार बनने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार प्रोसेस में रहना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लगातार जो ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों से मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं आज 7 तारीख है, आप अपनी क्लोजिंग की होगी, नहीं किया तो करेंगे। और कोशिश जरूर कीजिए कि अपनी टीम के साथ जोड़िए, टूल्स के साथ जोड़िए, मेंटोर्स के साथ जोड़िए, और उन मेंटोर्स के साथ जोड़िए जो आपकी कंपनी में रहकर आपकी कंपनी के लिए लॉयल हैं, जो आपकी कंपनी में रहकर कंपनी को प्रमोट करें। ना कि यूट्यूबर्स के साथ जो कभी रियल एस्टेट का ज्ञान दे रहा है, कभी क्रिप्टो का, कभी डार्क सेलिंग का, कभी स्टॉक का। तो वो खुद कंफ्यूज हैं तो आपको भी कंफ्यूज करेंगे। इससे फोकस रहिए और बड़ा सोचिए और ट्रेनिंग में शामिल होते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ओवर टू रोहित सर। रोहित सर, आप अवेलेबल हैं सर? थैंक यू सो मच सालू सर। बड़ा ही मैं बोलना चाहूंगा कि डेटा ओरिएंटेड आज का सेशन था। मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग का डेटा है वो सर ने यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे प्रेजेंट कराया है फ्रेंड्स, तो मैं कह सकता हूँ कि इस मीटिंग को बना, इस पूरा पीपीटी को डिजाइन करने के लिए आई थिंक लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क किया गया है। इसके पीछे रिसर्च करी गई है, सभी डेटा एनालिसिस किया गया है। सो हेड्स ऑफ टू सालू सर। मतलब थैंक यू सो आपने मच, थैंक यू कुछ सर। नया यहाँ पर डिजाइन करके सभी के लोगों के लिए लाया। सो इट वाज अ मूविंग एक्सपीरियंस। सो आई नो कि जिन लोगों ने आज चीजों को नोट करा है या स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे, मे बी बहुत लोगों ने। सो आप इन चीजों को फील्ड में जब यूज करेंगे ना, तो ये एक नई क्रेडिबिलिटी ऐड करेगा आपकी पर्सनालिटी में कि आप अवेयर है इस इंडस्ट्री को लेके, आप आने वाला कल भी उनको बता पा रहे हैं। सो विद दिस, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इन्हीं मीटिंग्स में आने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, और बढ़ी हुई नॉलेज, बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से सर्वश्री की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पाते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए लगातार एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम से, और इसी तरीके से बेहतरीन सेशन मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल द बेस्ट और गुड विशेस देना चाहूंगा इस मंथ की पहली क्लोजिंग के लिए, वीकली क्लोजिंग के लिए आप सभी को, कि आप एक बेहतरीन शानदार फर्स्ट वीक की क्लोजिंग करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।